गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लैडिस्टिक्स एंड क्लैडोग्राम। तो जब मैंने आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, क्रॉनक्विस्ट का, अर्दर क्रॉनक्विस्ट का, थॉर्ने का, तो ये सब जितने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थे तो उनमें सब में एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने अपने जो भी क्लासिफिकेशन थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाइलोजेनेटिक ट्री के फॉर्म में अपने क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया। तो फाइलोजेनेटिक ट्री होता क्या है? Phylogenetic method aim at developing a classification based of analysis of evolutionary data and developing a diagram termed as phylogenetic tree। यानी कि क्लैडिस्टिक्स में जो फाइलोजेनेटिक डेटा होता है, इवोल्यूशनरी डेटा होता है, उसको यूज़ करके फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए जाते हैं। इवोल्यूशनरी डेटा जो होता है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? ऑल अवेलेबल सोर्सेज से, जैसे कि मॉर्फोलॉजी से भी ले सकते हैं, एनाटॉमी से लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जहाँ से भी साइंटिस्ट को डेटा मिलता है किसी भी स्पीशीज़ के लिए, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर अरेंज करके फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ बनाए जाते हैं। तो क्लैडिस्टिक्स में इन्हीं फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ का यूज़ होता है। तो यही मेथडोलॉजी क्या कहलाती है? क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स की सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? विली हैनिंग ने। क्लैडिस्टिक्स में स्टडी करते हैं किसकी? क्लेड की। और व्हाट इज़ क्लेड? क्लेड इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, ये क्लेड है, यानी कि ये ए और बी स्पीशीज़ हैं जो कि इस जगह से कॉमन एंसेस्टर से उत्पन्न हुई हैं। तो अगर एक क्लेड बनाया जाए तो ये एक क्लेड बन गया जिसमें कि एक कॉमन एंसेस्टर है और उससे रिलेटेड दो स्पीशीज़ हैं। एक और क्लेड बन सकता है जिसमें कि ए बी सी आ जाएंगी, तो उसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर होगा। इट मीन्स क्लेड में क्या होता है? एक कॉमन एंसेस्टर होगा और उससे इवॉल्व होने वाली जो भी डिसेंडेंट स्पीशीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो क्लैडिस्टिक एनालिसिस में हम क्या पता करते हैं, क्या पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जो डिसेंडेंट है वो अपना उसका एंसेस्टर कितना प्रिमिटिव है या फिर वो कैरेक्टर कितना एडवांस लेकर के डिसेंडेंट में ट्रांसफ़र हुआ है। Assumption of cladistics: all species in a group must have share a common ancestor। जितनी भी स्पीशीज़ है उनका सबका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। अब जो बात करते हैं हम क्लैडोग्राम की, तो क्लैडिस्टिक्स में जो डायग्राम बनाए जाते हैं, जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ बनते हैं, वो क्लैडोग्राम होते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डेंड्रोग्राम, डेलग्रेनोग्राम, क्लैडोग्राम, फिनोग्राम, फिलोग्राम। तो उन्हीं में से एक टाइप है क्लैडोग्राम। क्लैडिस्टिक्स में क्लैडोग्राम का ही यूज़ किया जाता है। तो क्या होते हैं क्लैडोग्राम? क्लैडोग्राम रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी डायग्राम यूज्ड इन क्लैडिस्टिक टू शो रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है उसे बोलते हैं क्लैडोग्राम। और क्लैडोग्राम आर एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशंस। ईच बाइफर्केशन ऑफ क्लैडोग्राम रिप्रेजेंट पास्ट स्पेसिएशन। जब भी कभी क्लैडोग्राम में बाइफर्केशन होता है या द्विभाज्य शाखन होता है तो वो पॉइंट ये दिखाता है कि इस स्पीशीज़ में अब कुछ डिराइव्ड कैरेक्टर आए हैं जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम स्पीसिएशन। क्लैडोग्राम शो हाउ टू ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड विद एंसेस्टर। क्लैडोग्राम ये भी बताता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एंसेस्टर या पूर्वजों के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। Cladogram is a tree-like diagram that include an ancestor and all of its descendants। क्लैडोग्राम से क्या पता लगता है कि उसमें एंसेस्टर और डिसेंडेंट सभी इंक्लूड है और एक ट्री शेप का डायग्राम है। अब अगर हम क्लैडोग्राम के फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं उसमें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? नोड की। तो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री बना हुआ है, यहाँ पे जब भी कभी ब्रांचिंग हुई है तब उस जगह को, ब्रांचिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है? नोड बोलते हैं। ब्रांच, जो ब्रांचेस होती हैं, डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्सा इन टर्म ऑफ डिसेंडेंट एंड एंसेस्ट्री। जो डिसेंडेंट है और एंसेस्टर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको ब्रांच दिखाती है। टोपोलॉजी: द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द ट्री। ब्रांचिंग पैटर्न किस प्रकार का है? ब्रांच लेंथ, ये जो लेंथ होती है ब्रांचेस की, ये ब्रांच लेंथ क्या शो करती है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द ब्रांच। कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में कितने नंबर ऑफ चेंजेस आए थे या कितना समय लगा था एक स्पीशीज़ को इवॉल्व होने में। रूट, सबसे लास्ट में ये जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ये जो पॉइंट होता है
ये होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर। लास्ट कॉमन एंसेस्टर ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है रूट। किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री का लास्ट कॉमन एंसेस्टर वहाँ की रूट कहलाती है। और क्लेड, क्लेड क्या होता है, जैसे कि ये ए और बी एक क्लेड है, एक क्लेड के अंदर उसका कॉमन एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स ये इंक्लूड होते हैं। तो ये तो फीचर्स हैं क्लैडोग्राम के। अब पार्ट्स ऑफ क्लैडोग्राम, अगर पार्ट्स ऑफ क्लैडोग्राम की बात करें तो इससे हम इवोल्यूशन भी पता कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ग्रीन एल्गी जो कि एंसेस्टर है, उसमें कुछ इवोल्यूशन हुए, कुछ डिराइव्ड कैरेक्टर आए, कुछ विकसित कैरेक्टर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर नोड बनी और एक ब्रांच निकली। वो ब्रांच में कौन से प्लांट्स आए, ब्रायोफाइटा, यानी कि एल्गी से विकसित हुए ब्रायोफाइटा, जिसमें क्या क्या विकास हुआ, एल्गी थैलोफाइटा थी, ब्रायोफाइटा में राइजॉइड्स बनने लग गए, स्केल्स बनने लग गए, डॉर्सी वेंट्रल थैलस बनने लग गया। तो जितने भी मॉडिफिकेशन थे, जितने भी एडवांस कैरेक्टर थे वो आ गए और इससे एक ब्रांच निकली जिससे उत्पन्न हुए ब्रायोफाइटा। देन उसके बाद एक और एडवांस कैरेक्टर आया, वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू, जिससे कौन से प्लांट्स बने फिर, टेरिडोफाइटा। और एडवांस कैरेक्टर आया सीड्स, जिससे बने फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सीड्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद और एडवांसमेंट हुआ और इवोल्यूशन हुआ स्पीशीज़ का, जिसमें फ्लावर, सीड और फ्रूट्स भी बनने लग गए। तो उससे जो प्लांट्स बने उनको क्या कहा हमने, फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इवोल्यूशन, अगर हम बैक करके देखते हैं तो एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर है वो क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के एंसेस्टर्स टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के एंसेस्टर्स ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा के एंसेस्टर्स एल्गी। इट मीन्स एल्गी जो है वो सबसे लास्ट कॉमन एंसेस्टर होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लैडोग्राम। अब ये क्लैडोग्राम बना रखा है जिसमें कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब क्या है, स्पीशीज़ हैं जो कि किससे इवॉल्व हुई है, नोड से। सबसे लास्ट में देखते हैं जो 7 नंबर है, 7 नंबर पर जो नोड है वो क्या है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर से दो प्रकार की, दो दिशाओं में जो है ब्रांचेस निकल रही हैं, दो ब्रांचेस जा रही हैं। ये क्या बता रही है, स्पीसिएशन बता रही है। स्पीसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, यानी कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर में कुछ विकसित कैरेक्टर आए, कुछ एडवांस कैरेक्टर आए, जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ, जिसको ये ब्रांचेस दिखा रही हैं। फिर उसके बाद ये 6 पॉइंट भी एक नोड है, ये भी नोड है। तो हर एक नोड क्या बताती है, कॉमन एंसेस्टर बताती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्पीसिएशन शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितनी नोड हैं, टोटल 7 नोड हैं। ये देखिए आप डायग्राम में। तो अगर हम देखते हैं कि ए और बी का जो कॉमन एंसेस्टर है वो नोड नंबर 1 पर है, सी और डी का जो कॉमन एंसेस्टर है वो नोड नंबर 2 पर है, इसी तरह से ई एफ का 3 पर और जी एच का 4 पर। अगर ए बी सी डी का कॉमन एंसेस्टर देखते हैं तो वो नोड नंबर 5 पर है। और टोटल अगर इस तरह से पढ़ते पढ़ते नीचे आते हैं तो इन सब का कॉमन एंसेस्टर आ जाता है नोड नंबर 7 पर। तो इस तरह से किसी भी क्लैडोग्राम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ये नोड नंबर 7 पर आ जाता है। लेकिन जब भी कभी हम क्लैडोग्राम को पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि उसमें लोअर बायोडाइवर्सिटी टू अपर बायोडाइवर्सिटी, हायर बायोडाइवर्सिटी की तरफ पढ़ा जाता है। सबसे नीचे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है, ऊपर की तरफ आते आते नंबर ऑफ स्पीसीज़ बढ़ गई तो बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से पढ़ा जाता है किसी भी क्लैडोग्राम को। नेक्स्ट ये वाला क्लैडोग्राम है, इसमें भी देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब स्पीशीज़ हैं। और ये जो 1 2 3 4 पॉइंट बता रखे हैं ये सब क्या है, ये नोड्स को इंडिकेट करते हैं, यानी यहाँ से स्पीसिएशन हुआ है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट नंबर की नोड है, ये फर्स्ट नंबर की नोड होती है जो कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। और इसमें इस डायग्राम को देख करके हम बता सकते हैं कि ए नंबर की जो स्पीशीज़ है वो मोस्ट प्रिमिटिव स्पीशीज़ है। नेक्स्ट ये वाला जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि एवोल्यूशन में टाइम कितना लगा। ये ए पॉइंट नोड जो है ये बना रही है लास्ट कॉमन एंसेस्टर। यहाँ से बाइफर्केशन हुआ, स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ। ए स्पीशीज़ को बनने में सपोज़ कितना लगा, 5 मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है,
फिर उसके बाद बाइफर्केशन, या इस नोड से भी बाइफर्केशन हुआ, बी स्पीशीज़ बनी। इस 3 नंबर की नोड से बाइफर्केशन हुआ, सी, और 4 नंबर की नोड से बाइफर्केशन हुआ, डी और ई बनी। यानी हम कह सकते हैं कि डी और ई ये जो स्पीसीज़ हैं इनको इवॉल्व होने में बिल्कुल सिमिलर टाइम लगा। सपोज़ 3 मिलियन ईयर्स लगे दोनों को बनने में, तो बी वाली को लगेंगे 4, इसको इससे कम लगेंगे, और इसको इससे भी कम। तो इस तरह से हम टाइम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ को इवॉल्व होने में कितना समय लगा। देन उसके बाद आता है पार्सिमोनस ट्री। तो कोई जब भी कभी क्लैडोग्राम बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी को फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी रूट होता है वो कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट होना चाहिए, यानी शॉर्टेस्ट होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसे रूट को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी में यही बताया हुआ है। तो आप ये देखिए कि जैसे कि सीड प्रेजेंट होने लग गए तो कोनिफर्स का ओरिजिन हुआ, पैरेंथ प्रेजेंट तो नीटेल्स, ठीक है, कार्पल प्रेजेंट डाइकॉट्स। अब डाइकॉट से जब मोनोकॉट बने तो केवल एक ही चेंज लिया कि डाइकॉट में 2 कॉटलेडन थे और मोनोकॉट्स में 1 कॉटलेडन। तो जो चेंजेस है वो कम से कम होने चाहिए रूट के अंदर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। जब भी कभी क्लैडोग्राम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो उसमें कुछ प्रकार के कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। उनमें से पहला है प्लीजियोमॉर्फी, इसको बोलते हैं प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो प्लीजियोमॉर्फी में क्या होता है, प्लीजियो मीन्स प्रिमिटिव और मॉर्फी मीन्स कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट हो, ये है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, और वहाँ से वो डिसेंडेंट में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। यानी लास्ट कॉमन एंसेस्टर में जो कैरेक्टर वो प्रिमिटिव कहलाएगा और वो डिसेंडेंट में भी जा रहा है, तो ये ग्रुप हो गया प्लीजियोमॉर्फिक। नेक्स्ट आता है एपोमॉर्फी। एपो मीन्स डिराइव्ड या एडवांस, और मॉर्फी मीन्स कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि डिराइव हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, उसको बोलेंगे हम एपोमॉर्फी। लेकिन वो लास्ट कॉमन एंसेस्टर में नहीं होने चाहिए, वो किस में होने चाहिए, सिर्फ डिसेंडेंट में होने चाहिए, तभी वो एडवांस कैरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। एंसेस्टर में वो नहीं होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम एपोमॉर्फी। देन उसके बाद आता है होमोप्लेजी। यहाँ पर देखिए आप, जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर है उससे निकलने वाली जो 2 स्पीशीज़ हैं, दोनों के अंदर डिराइव्ड कैरेक्टर है, यानी एडवांस कैरेक्टर आ गए, लेकिन वो दोनों ही डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, दूर से रिलेटेड है। तो कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि 2 दूर से रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो शेयर करते हैं आपस में कैरेक्टर, लेकिन वो कैरेक्टर एंसेस्टर स्पीशीज़ में नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम होमोप्लेजी। नेक्स्ट है ऑट एपोमॉर्फी। ऑट मतलब यूनिकली, एपो मीन्स डिराइव्ड और मॉर्फी मीन्स कैरेक्टर, यानी कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो केवल एक ही डिसेंडेंट में पाए जाते हैं और उसकी जो एंसेस्टर स्पीसीज़ होती है उनमें नहीं होती और ना ही बाकी डिसेंडेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, ऑट एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। सिन मतलब शेयर्ड, एपो मीन्स डिराइव्ड और मॉर्फी मीन्स कैरेक्टर। तो जब कभी भी एंसेस्टर अपने डिसेंडेंट्स के साथ में कैरेक्टर को शेयर करने लगे तो इस तरह का एडवांस कैरेक्टर क्या कहलाता है, सिन एपोमॉर्फी। अब वो एडवांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर है उसमें वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा वो, सिन एपोमॉर्फी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉमन एंसेस्टर है उसमें जो कैरेक्टर है वो शेयर कर रहा है अपने डिसेंडेंट्स के साथ। देन अदर कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोफाइली, पॉलीफाइली एंड पैराफाइली। तो ये एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें देखिए आप, सबसे पहले जो कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसमें ग्रुपिंग किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स एन एंसेस्टर ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। पहले वाले ग्रुप में देखिए, इसमें क्या होगा, जो एक एंसेस्टर है उससे रिलेटेड जो भी डिसेंडेंट्स होंगे उनको सबको एक ग्रुप में रखा जाएगा। सपोज़ ये ए बी को लेकर के एक ग्रुप बन सकता है जो कि मोनोफाइलेटिक है। उसी तरह से ए बी सी को लेकर के एक ग्रुप बन सकता है क्योंकि इसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर आता है और ये एक ग्रुप है।
अगर ए बी सी डी चारों को ले ले तो इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है, और इस चारों को लेकर के भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है जो कि मोनोफाइलेटिक होगा। तो मोनोफाइलेटिक में क्या होगा, जो भी हमने एंसेस्टर लिया है उसके सारे के सारे डिसेंडेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलेंगे मोनोफाइलेटिक। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक इंक्लूड्स एंसेस्टर्स एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। मतलब एंसेस्टर तो लेंगे इसके अंदर, उनके डिसेंडेंट्स भी लेंगे, लेकिन किसी एक डिसेंडेंट को बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैराफाइलेटिक का पैरा का मतलब होता है अवे फ्रॉम, फाइलेटिक मतलब एंसेस्टर, अवे फ्रॉम एंसेस्टर। तो कोई एक डिसेंडेंट ऐसा होगा जिसको कि एंसेस्टर से दूर रखा जाएगा, तो इस प्रकार की ग्रुपिंग जो होगी वो क्या कहलाती है, पैराफाइलेटिक। तो यहाँ पर ए जो है वो इस ग्रुप से बाहर है, बी और सी लिए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। फिर आता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, इंक्लूड्स 2 कन्वर्जेंट डिसेंडेंट्स बट नॉट देयर कॉमन एंसेस्टर। कई बार जो कन्वर्जेंट डिसेंडेंट होते हैं डिस्टेंटली रिलेटेड, उनके अंदर भी कुछ करैक्टर जो होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, लेकिन वो करैक्टर जो होते हैं कॉमन एंसेस्टर में नहीं होते हैं, तो कॉमन एंसेस्टर को नहीं लिया जाता है। ऐसी ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं हम, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो 3 प्रकार से फाइलोजेनेटिक ट्रीज में ग्रुपिंग की जाती है, लेकिन ओनली मोनोफाइलेटिक ग्रुप आर रिकॉग्नाइज्ड इन क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। जब कभी भी हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बनाते हैं किसी भी स्पीशीज़ का, तब उस समय पे सिर्फ मोनोफाइलेटिक ग्रुपिंग ही रखी जाती है, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक की तरह से नहीं बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लैडिस्टिक्स एंड क्लैडोग्राम्स के बारे में डिटेल में समझाया। ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।